साथियों नमस्कार। आज एक और कौतूहल भरी घटना घटी और जो 10 दिनों के अंदर ही भारत के वैज्ञानिकों ने और इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उड़ान भरी। 10 दिन पहले भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के 69 डिग्री पर जाकर के उतरा था और लगातार वहां से वह लैंडर और रोवर चित्र भेज रहे हैं। और चंद्रमा का कौतूहल अभी समाप्त तो नहीं हुआ था कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आज 11:30 बजे IST पर आदित्य L1 मिशन सूर्य की अध्ययन के लिए भेज दिया। तो मैं सभी इसरो के वैज्ञानिकों को और उनकी इस कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम को न केवल नमन करता हूं बल्कि उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों के लिए और लगभग 1 करोड़ भारतीय मूल के विदेश में रहने वाले निवासियों के लिए आज एक महानतम दिन बनाया है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत ने यह उपलब्धि पहले हासिल की है, लेकिन अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को देखें तो यह एक सहज उपलब्धि लगती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य कहाँ छिप जाता है रात में, सूर्य को गति कहाँ से मिलती है, सूर्य को ऊष्मा कहाँ से मिलती है। इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे ऋग्वेद के व्यक्तियों ने और वैज्ञानिकों ने की है। उन्होंने इस अबूझ पहेली को जो आसमान में है उसको जानने के लिए भरसक कोशिश की थी और दिन दिन और रात रात भर उन्होंने तारों को देखा था। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया था कि जैसे हम नाव में नदी में यात्रा करते हैं और नदी चलती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार सूर्य भी लगता है कि चल रहा है लेकिन वो चलता नहीं है। उसके बाद हमारे दूसरे वैज्ञानिक बारामिहिर ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि कैसे चंद्र ग्रहण होता है और कैसे सूर्य ग्रहण होता है और कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सही समय निकाला जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर दिशा में हमारा ध्रुव तारा सप्त ऋषियों के मंडल को नृत्य की स्थिति के लिए आदेश देता है। तो ये प्रतीत होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितना अध्ययन किया है और पहले हमारी किताबों में ये सब छिपा हुआ था और यहीं से ये विदेशों में अरब के रास्ते गया है और उसके दूसरे रूप में प्रस्तुत करके पश्चिमी दुनिया के लोगों ने ये समझाया कि हम सबसे पहले इन चीज़ों को आविष्कार किया है। वस्तुतः यह सत्य नहीं था। अब अगर हम ब्रह्म स्फुट नामक पुस्तक में देखें तो उसमें लिखा गया है कि दुनिया गोल है, यानी ब्रह्मगुप्त ने दुनिया को गोल का अध्ययन किया था और ये सिद्ध किया था। इसी प्रकार भास्कराचार्य सेकंड ने अध्ययन करके कहा था कि पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो कि बहुत बाद में न्यूटन ने जाकर के इसको समझाया। इसके बाद अगर देखें तो हमारे साहित्य का, संस्कृत का अनुवाद
जब जर्मन भाषा में शोपेनहावर और अंग्रेजी भाषा में विलियम जोन्स ने किया, तो उन्होंने बताया कि भारतीय चिंतन एक वैज्ञानिक चिंतन है और भारतीय संस्कृति एक श्रेष्ठ संस्कृति है। ए.एल. बासम ने अपनी पुस्तक इंडिया ए.एल. बासम ने अपनी पुस्तक वांडर दैट वाज इंडिया में लिखा कि भारतीय संस्कृति महान है और भारत में योग की परंपरा शुरू से रही है। इस प्रकार हम ऐतिहासिक तौर पर ये पाते हैं कि भारत में बहुत पहले से अंतरिक्ष ज्ञान बहुत ही विकसित था और प्रकृति से संबंधित ज्ञान भी बहुत विकसित अवस्था में था। लेकिन बाद के वर्षों में विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारा वो ज्ञान यहाँ से विदेशों में चला गया और भारत को हिकारत की नज़र से देखा गया। लेकिन भारत अब दिखा रहा है कि भारत पहले भी विश्व गुरु था और अब भी विश्व गुरु है, वो दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। और यही नहीं, भारत अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 69 डिग्री पर उतरा है तो वहाँ भी वो मानव कल्याण की बात करता है। जैसे उपनिषदों में नैमिषारण्य में 60,000 ऋषि इसलिए इकट्ठा हुए थे कि वो विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस ज्ञान विज्ञान की चर्चा का आशय ये था कि दुनिया को कैसे मंगलमय बनाया जाए, दुनिया में कैसे कल्याण लाया जाए, दुनिया में कैसे शांति लाई जाए, इस पर अध्ययन करते थे। भारत की अंतरिक्ष में जो ये उपलब्धि हो रही है वो भारत की उपलब्धि नहीं है, वो पूरी मानव जाति की उपलब्धि है और मानव जाति का विकास उससे जुड़ा हुआ है। और भारत की चिंतन परंपरा एक पूरे विश्व को एक परिवार मानने की रही है, इसलिए भारत इस दिशा में देखा जाना चाहिए। अब हम आते हैं कि आज 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार C7 रॉकेट द्वारा जब आदित्य L1 का प्रत्यारोपण किया गया तो उस समय भारत के लोगों में गर्व की अनुभूति हुई और सभी खुशी से झूम उठे। हम सभी को बधाई देते हैं कि हम लोगों के ज़माने में ये घटना घटी है। अब हम समझते हैं कि जो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया वहाँ क्या क्या करेगा। इसमें 7 तरह के पेलोड हैं। पेलोड एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उसमें भेजी जाती हैं और जो इंडिपेंडेंट होती हैं और उस टेक्नोलॉजी का काम या उस टेक्निकल पार्ट का काम ये होता है कि वो अब जो काम उसे दिया गया है वो काम करे। तो सबसे पहले लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 125 दिन बाद भारत का आदित्य L1 पहुंचेगा और उसमें 7 तरीके के पेलोड हैं और 4 तरीके के पेलोड सूर्य का अध्ययन करेंगे और 3 तरह के पेलोड लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों तरफ विभिन्न प्रकार की स्थितियों का, विभिन्न प्रकार के कार्यों का अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं कि सबसे पहला पेलोड जो वहाँ पर गया है उसका काम क्या होगा। उसका नाम है वेरिएबल एनर्जी लाइन क्रोनोग्राफ। क्योंकि कोरोना काफ़ी गर्म है, यद्यपि ये अंदर के सूर्य के अंदरूनी भाग से काफ़ी कम गर्म है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गर्म है कि वो जब उसकी किरणें लाइन उस पर पड़ेंगी VLC पर, आदित्य L1 के पेलोड पर, तो वो रुकेंगी नहीं। वो वहाँ पर ऐसी स्थिति बनाई गई है कि लगातार सूर्य का ग्रहण बना रहे और वो जो रेखाएं या किरणें आएंगी वो वहाँ पर अपना एक प्रतिबिंब छोड़ेंगी
और उसी से ये पता चलेगा कि सूर्य की बाहरी सतह, जिसको कोरोना कहते हैं, उसमें किस प्रकार से, कैसे कोई द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है और वह द्रव्यमान किस प्रकार से पृथ्वी पर आता है और उसमें कितना ह्रास होता है, कितना उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, उसका वो अध्ययन करेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग आदित्य L1 का है। दूसरा है सूट। सूट का फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट किरणें जो वहाँ से आ रही हैं उनका ये अध्ययन करेगा कि वो किस प्रकार वहाँ से चलती हैं, किस प्रकार कितनी मात्रा में नीचे आती हैं और कैसे इनको धरती पर अगर कोई परिवर्तन हो तो किस प्रकार वो धरती को प्रभावित करेंगी, या धरती के विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियाँ हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उसको कैसे प्रभावित करेंगी, इसका वो अध्ययन करेगा। और इसके अलावा दो ऐसे सिस्टम हैं जिसको सोलेक्स और HEOX कहते हैं, यानी कि ये एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे जो कि सूर्य के मध्य भाग और अंदरूनी भाग से निकलेंगी और जो हाई एनर्जी की होंगी उसका अध्ययन, उन किरणों का अध्ययन इनके द्वारा किया जाएगा। अब हम आते हैं 3 तरह के वो पेलोड जो केवल लैग्रेंज पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेंगे और ये इनको इन सीटू पेलोड कहा जा सकता है। ये पेलोड, इसमें सबसे पहला पेलोड ऑस्पेक्स है। ऑस्पेक्स का मतलब है आदित्य सोलर पार्टिकल फॉर आदित्य। तो ये सोलर पार्टिकल क्या काम करेगा? ये अध्ययन करेगा कि लैग्रेंज पॉइंट पर जो सन से, सूरज से किरणें आ रही हैं उसका लैग्रेंज पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन वो करेगा। इसके अलावा दूसरा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा जिसको कहेंगे, और ये वहाँ से आने वाली फ्लेयर्स का अध्ययन करेगा और उनके लैग्रेंज पर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं या जो वहाँ पे सौर तूफान आ रहे हैं उनका वो अध्ययन करेगा कि उसका लैग्रेंज पर पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसमें सबसे अंतिम पेलोड है जो MAG, मैग जिसको कहते हैं। ये अंतर ग्रहीय परिस्थितियों का अध्ययन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा कि वहाँ किस प्रकार लैग्रेंज पॉइंट पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार और कितने दिन तक वहाँ पर रुका जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस अध्ययन के बाद जो कुछ भी निकल करके आएगा या जहाँ पर हमारा चंद्रयान पहुँचा है वहाँ से जो भी अध्ययन लेकर के आएगा, इसकी तुलना हम उससे कर सकते हैं जब नैमिषारण्य में हमारे उपनिषदों में लिखा है कि 60,000 ऋषि यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ज्ञान विज्ञान की परिचर्चा हुई थी। लेकिन उस चर्चा का मूल मंत्र ये था कि जो ज्ञान विज्ञान है या जो आकाश का विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए और ऐसा प्रयोग किया जाए कि जिससे पूरी मानव जाति को उससे लाभ पहुँचे और मानव जाति को किसी प्रकार की हानि न हो। इस प्रकार भारत की सोच में ही
शांति छिपी हुई है और पूरी मानवता की भविष्य के लिए एक अच्छी सोच छिपी हुई है। इसलिए भारत सूर्य के अध्ययन के पश्चात जिन चीज़ों को प्राप्त करेगा या चंद्रयान 3 के अध्ययन के बाद जो चीज़ें प्राप्त करेगा वो सर्वजन हिताय और पूरे पृथ्वी परिवार के लिए होंगी और उनके हित के लिए प्रयोग की जाएंगी। इस प्रकार भारत ने आज नक्षत्र आकाश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार 9 दिनों के अंदर जो ये अपना झंडा गाड़ा है, उससे ये सिद्ध हुआ है कि भारत का जो कद है वो बहुत बड़ा है और भारत मेधा से भरा हुआ है और इसकी मेधा लगातार काम कर रही है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया को विकास के रास्ते पर आगे चला सकता है। और ये ख़ास तौर से तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब G20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आएंगे और भारत उनकी मेज़बानी कर रहा होगा। तो ये एक सुखद अनुभूति हम लोगों को अपने जीवन में हुई है और जिसको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये घटना भारत के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। तो एक बार फिर से सभी इसरो के वैज्ञानिकों, इसरो के से संबंधित संस्थानों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और 1.4 अरब भारतीयों को तथा 10 मिलियन भारतीय जो विदेश में रहते हैं उनको भी हम इस खुशी की घड़ी में उनके साथ खड़े होकर के खुशियां मनाएंगे या मना रहे हैं। और बहुत बहुत उन सब को बधाई और ख़ास तौर से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई जिनके अथक और अटूट परिश्रम से आज भारत की धाक दुनिया में बढ़ गई है। धन्यवाद।